दोस्तों स्वागत है आपका देसी डॉक्टर सीजन 2 में। कहानी शुरू होती है फ्रंटेरा स्क्वायर से, जहां पूरे शहर में बस एक ही बात चल रही है। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे क्राउन प्रिंस ने एम्बॉयज में रेबल्स के लीडर को सिर्फ एक उंगली से हरा दिया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा, पर आई विटनेसेस कसम खा रहे हैं कि उन्होंने ये अपनी आंखों से देखा है। इस नई सक्सेस के बाद क्राउन प्रिंस की डिमांड अचानक बढ़ गई है। जो लोग पहले उन्हें कमजोर समझते थे, अब वही लोग अपनी बेटियों के लिए रिश्ते भेज रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रिंस अब वीक नहीं रहा, बल्कि एक जबरदस्त हीरो बन चुका है। सीन शिफ्ट होता है प्रिंस लचियल की तरफ, जो इन रिश्तों से खुश होने के बजाय पूरी तरह थक चुका है। उसके पास ढेर सारे मैरिज प्रपोजल्स आए हैं। गार्डियन उसे चिढ़ाता है और कहता है कि वो उसे ट्रू लव ढूंढने में मदद करेगा, क्योंकि वो डेटिंग एक्सपर्ट है। लेकिन प्रिंस कहता है, मैं इन सबको रिजेक्ट करूंगा, क्योंकि ये सब लोग सिर्फ इसलिए रिश्ता भेज रहे हैं क्योंकि वो फ्यूचर एम्परर बनने वाला है। प्रिंस रिवील करता है कि पहले ये लोग उसे डिफेक्टिव समझते थे और चुपके से सेकंड प्रिंस थियोडोर को रिश्ते भेजते थे, पर अब गेम पलट चुका है। लेकिन प्रिंस का असली मकसद एम्परर बनना नहीं है। उसका गोल है अ लॉन्ग एंड हेल्दी रॉयल लाइफस्टाइल, एक लंबी और आरामदायक जिंदगी। इसीलिए उसने एक मास्टर प्लान बनाया है। वो ये सारी मुसीबत और ये सारे रिश्ते अपने भाई थियोडोर के सर पर डाल देगा। प्रिंस तुरंत थियोडोर के पैलेस की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो सोचता है कि असली प्रिंस की सोल का क्या हुआ होगा, पर वो इस बात को जल्दी ही इग्नोर कर देता है। प्रिंस अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहा है। वो सोचता है कि थियोडोर दिखने में हैंडसम है, टॉल है, एथलेटिक है और बिल्कुल परफेक्ट है। उसका प्लान है कि वो एक बड़ा बैंक्वेट रखेगा, सारी लड़कियों को बुलाएगा और थियोडोर को उनके सामने पेश करेगा, ताकि सारी लड़कियां थियोडोर पर सीधा हो जाए और उसकी जान छूट जाए। इसे वो कहता है मैरिज प्रपोजल डिस्पोजल ऑपरेशन। लेकिन जैसे ही वो थियोडोर के रूम में पहुंचता है, उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। कमरे के अंदर एक मोटा आदमी बैठा है जो लगातार खाना खा रहा है। प्रिंस पहचान ही नहीं पाता कि ये उसका भाई थियोडोर है। पता चलता है कि पिछली बार प्रिंस से हारने के बाद थियोडोर डिप्रेशन में चला गया था। उसने तलवारबाजी और पढ़ाई छोड़ दी और सिर्फ खाना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड ओवर ईटिंग। प्रिंस का मैरिज प्रपोजल डिस्पोजल ऑपरेशन बुरी तरह फेल हो गया है, क्योंकि अब थियोडोर वो परफेक्ट ग्रूम नहीं रहा। प्रिंस उसे वेट लॉस करने के लिए कहता है, पर थियोडोर साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं अपने आप से सैटिस्फाइड हूं, मुझे पतला नहीं होना। प्रिंस समझ जाता है कि थियोडोर के अंदर अब कोई मोटिवेशन या विल पावर नहीं बची है। प्रिंस सोचता है कि थियोडोर दिल का बहुत अच्छा है। अगर सीधे तरीके से काम नहीं बनेगा तो इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ेगा। प्रिंस अचानक सीरियस एक्टिंग शुरू करता है। वो थियोडोर के कान में कहता है, सच ये है कि मुझे नहीं लगता मैं 1 साल से ज्यादा जिंदा रह पाऊंगा। ये सुनते ही थियोडोर शॉक्ड हो जाता है। प्रिंस ने जानबूझकर ये झूठ बोला ताकि थियोडोर डर जाए, वापस शेप में आए और एम्परर बनने की जिम्मेदारी ले ले। क्राउन प्रिंस कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे पास जीने के लिए 1 साल से ज्यादा का वक्त नहीं बचा है। थियोडोर को यकीन नहीं हो रहा कि उसका बड़ा भाई, जो इतना स्ट्रांग है, जो एम्बॉय सिविल वॉर का हीरो है, वो मरने वाला है। क्राउन प्रिंस आगे एक्सप्लेन करता है कि उसने ये बात अभी क्यों बताई। वो कहता है, अगर ये बात इवेंचुअली बाहर आनी ही थी तो बेहतर है कि मैं अभी बता दूं। वो अपने भाई को एक्सप्लेन करता है कि उसने अब तक जो कुछ भी किया, पेशेंट्स का ख्याल रखना, घायलों का इलाज करना, वो सब इसलिए था ताकि उसके जाने के बाद उसका छोटा भाई उसकी जगह ले सके। ये सुनकर छोटा भाई गिल्ट से भर जाता है। वो सोचने लगता है कि जब उसका भाई अकेले इतना दर्द सह रहा था, तब वो बस अपनी हार का शोक मना रहा था। प्रिंस खुद को कोसता है, मैं कितना सेल्फिश हूँ, मैं कितना बड़ा इडियट हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे अभी मर जाना चाहिए। और दोस्तों, अगले ही पल वो सीधा खिड़की की तरफ भागता है कूदने के लिए। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। थियोडोर उसे पकड़ लेता है। छोटा भाई रोते हुए कहता है कि ये सब उसकी गलती है, वो पैथेटिक है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसका भाई अकेले कितना सफर कर रहा था। छोटा भाई लगातार रोता जा रहा है, कह रहा है ये मेरी गलती है। क्राउन प्रिंस उसे गले लगाता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। सीन बहुत इमोशनल लग रहा है, लेकिन रुकिए, जैसे ही छोटे भाई का चेहरा छुपता है, क्राउन प्रिंस के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसके दिमाग में चल रहा है, डन, हो गया काम। यहाँ हमें पता चलता है कि ये क्राउन प्रिंस का एक तगड़ा एक्टिंग परफॉर्मेंस था। हाँ, हो सकता है वो बीमार हो, लेकिन ये पूरा इमोशनल ड्रामा उसने अपने भाई को होश में लाने के लिए किया था। अब जब छोटा भाई पूरी तरह क्राउन प्रिंस के कंट्रोल में है, प्रिंस कहता है, अगर तुम सच में सॉरी हो तो मुझे दिखाओ कि तुम इसे कैसे ठीक करोगे, ओके? और तभी छोटा भाई वो लेजेंडरी कमिटमेंट देता है जिसका सबको इंतजार था। वो चिल्लाता है, मैं अपना वजन कम करूंगा, आई विल लूज वेट। अगले ही दिन दोनों सुबह सुबह एक्सरसाइज शुरू करते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। थियोडोर का वजन इतना ज्यादा है कि थोड़ी दूर भागते ही उसकी सांस फूल जाती है। रैचियल रियलाइज करता है कि नेचुरल तरीके से वेट लॉस करने में महीनों लग जाएंगे और उनके पास इतना टाइम नहीं है। तभी एंट्री होती है एक नए आइटम की। प्रिंसेस ऑफ एम्ब्रॉयज की तरफ से एक बड़ा सा पार्सल आता है। जब रैचियल उसे खोलता है तो उसमें से निकलता है क्वीन बी कैरेट लिकर। ये एक ह्यूज बैरल है
रैचियल सोचता है क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए, और टेस्ट सब्जेक्ट कौन बनता है? हमारा प्यारा इमॉर्टल सनफिश पोबॉक। रैचियल वो लिकर पोबॉक को पिलाता है और सीन देखो, पहले पोबॉक मर जाता है, वाह डेड, फिर रेजरेक्ट होता है और फिर बड़ा जाइगेंटिफिकेशन हो जाता है। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है जब पोबॉक अपनी डायरी लिखता है, मालिक ने मुझे फिर खिलाया। लिकर का टेस्ट बहुत गंदा था, सॉल्टी, सार और ग्रीसी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें टी कार्निटीन है जो फैट को बर्न करता है। रैचियल का दिमाग चलता है, ये लिकर फैट सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसकी लिमिट भी नहीं है। रैचियल समझ जाता है कि ये कोई आम शराब नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल डाइट सप्लीमेंट है। अगर वो इसे बेचेगा तो वो मिनटॉर एलिक्सिर से भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। लेकिन बेचने से पहले इसे थियोडोर पर यूज करना पड़ेगा। रैचियल थियोडोर को वो गंदा टेस्ट वाला लिकर पिलाता है। थियोडोर को उल्टी प्यूक जैसा फील होता है क्योंकि वो ओगर ईयरवैक्स जैसा टेस्ट कर रहा था। रैचियल उसे कहता है रुकना नहीं है, पियो और भागो। बेचारा थियोडोर रोता है, भागता है, फिर पीता है, फिर एक्सरसाइज करता है। ये साइकिल चलता रहता है और फिर स्क्रीन पर आता है 2 months लेटर। एक हैंडसम, टॉल और मस्कुलर आदमी फाउंटेन की तरफ आता है। रैचियल आकर उसे भाई बुलाता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, ये वही थियोडोर है जो पहले मोटा और चबी था, अब वो एकदम ग्रीक गॉड लग रहा है। रैचियल उसका मेडिकल चेकअप करता है यूजिंग हिज सिस्टम। रिपोर्ट कहती है एक्सट्रीम वेट लॉस हुआ है, मेटाबॉलिक बैलेंस हिल गया है, लेकिन बॉडी फिट है। सबसे फनी बात यह है कि थियोडोर की किडनीज अवेकन हो गई हैं। शायद इसका मतलब वो अब सुपर हेल्दी है। थियोडोर खुश है कि वो पतला हो गया, लेकिन वो कसम खाता है कि वो क्वीन बी लिकर दोबारा कभी नहीं पिएगा। रैचियल मन ही मन खुश है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। प्रिंस छोटे से कहता, अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, मेरी जगह तुम शादी करोगे। अगले सीन में बहुत सारे कबूतर पिजन को पूरी ताकत से उड़ते हुए देखते हैं। उनके गले में एक शाही संदेश, रॉयल मैसेज लटका हुआ है। जैसे ही वो कबूतर मैसेज ड्रॉप करता है, लेकिन मैसेज पढ़ते ही सबके होश उड़ जाते हैं। लेटर में साफ साफ लिखा होता है, सिर्फ पहले 50 लोग जो सेकंड प्रिंस के पैलेस में पहुंचेंगे उन्हें ही एंट्री मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हजारों की भीड़ में से सिर्फ टॉप 50 लोगों को ही अंदर जाने का मौका मिलेगा। ये कंडीशन सुनते ही वहां भौकाल मच जाता है। जो प्रिंसेस अभी तक बड़े तमीज और ग्रेस के साथ खड़ी थीं, वो अब किसी जंग के मैदान, बैटलफील्ड की तरह बिहेव करने लगती हैं। हर कोई चिल्लाता है, जल्दी करो, सबसे फास्ट कैरेज तैयार करो। यहां तक कि उनका मेन एम शादी, मैरिज है, इसलिए कोई भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। सभी के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, मुझे टॉप 50 में आना ही होगा। अब शुरू होती है एक खतरनाक रेस। घोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं और लेडीज अपने ड्राइवर्स पर चिल्लाए जा रही हैं, और तेज, फास्टर। लेकिन ये रेस सिर्फ स्पीड की नहीं है, ये दूसरों को हराने की भी है। एक सीन में हम देखते हैं कि एक नोबल लेडी जानबूझकर दूसरी लेडी की कैरेज को कट मारती है और टक्कर देती है। टक्कर मारने के बाद वो लेडी बड़े ही सैवेज अंदाज में कहती है, ऊप्स सॉरी, तुम्हारी कैरेज इतनी पुरानी दिख रही थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। भाई साहब, यहाँ तो फुल पॉलिटिक्स चल रही है। दूसरी तरफ बाकी लेडीज भी हार मानने को तैयार नहीं है। एक लेडी अपनी कैरेज से चिल्लाती है, हटो रास्ते से, हम भी किसी से कम नहीं है। पूरा मैदान धूल और शोर से भर चुका है। इस रेस की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि मैन हुआ का नैरेटर हमें बताता है, ये कैरेज रेस आगे चलकर इतनी मशहूर हुई कि ये एक वर्ल्ड फेमस विमेंस रेस बन गया। सेकंड प्रिंस हैंगओवर में है। बाकी लड़कियां उठते ही उल्टी करते हैं। सेकंड प्रिंस बटलर को पूछते हैं कि उनका बड़ा भाई कहाँ है। पता चलता है कि बड़ा भाई सुबह ही महल वापस चला गया है। तभी प्रिंस जमाही लेते हुए एहसास होता है कि वो घड़ी आ गई है जिसका उसे इंतजार था। एक बिन बुलाया मेहमान वहां आ चुका है। प्रिंस का गार्ड डेमियन चौकन्ना हो जाता है, लेकिन प्रिंस उसे रोक देता है। वो कहता है कि अगर ये एल्फ डेमियन की नजरों से बचकर यहां तक आ गई, इसका मतलब ये डेमियन से ज्यादा ताकतवर है और तलवार निकालने का कोई फायदा नहीं। ये मेहमान और कोई नहीं, सिल्विया है। सिल्विया सीधे पॉइंट पर आती है। प्रिंस ने उसे पैसे ऑफर किए थे, लेकिन सिल्विया को लगता है कि सिर्फ पैसे काफी नहीं है। उसे लगता है कि इस डील में कुछ मिसिंग है। प्रिंस मुस्कुराता है और कहता है, मैं अपना ऑफर बढ़ा देता हूं। सिल्विया हैरान होती है, क्या ऑफर? प्रिंस बोलता है, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। सिल्विया को यह सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन प्रिंस एक्सप्लेन करता है, प्रिंस ने कल रात ही नोटिस कर लिया था, सिल्विया की सांस लेने की स्पीड इर्रेगुलर है। उसके सांस से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन की हल्की बदबू आ रही है। वो हर सुबह हरे रंग का कफ निकालती है। प्रिंस कहता है, अगर तुम मेरे पैसे लोगी तो मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। सिल्विया कहती है, ये बस एक मामूली बीमारी है जो साफ हवा में ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रिंस कहता है, ये मामूली नहीं है।
सबूत दिखाने के लिए प्रिंस अपने छोटे फैंटाजम बीस्ट पोबुक को बुलाता है। पोबुक अपनी पावर यूज करके सिल्विया के लंग्स का एक इमेज क्रिएट करता है, जैसे कोई एक्सरे हो, और वहां जो दिखता था वो खौफनाक था। सिल्विया के लंग्स में कीड़े पैरासाइट्स रेंग रहे थे। सिल्विया को विश्वास नहीं होता, पर फैंटाजम बीस्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते। प्रिंस बताता है कि ये लंग फ्लूक्स यानी पैरागोनिमस हैं। सिल्विया हैरान है कि बिना किसी ब्लैक मैजिक के ये कैसे हुआ। प्रिंस बताता है, तुम्हारा खाना। सिल्विया कच्चा खाना खाती थी, जिसके जरिए ये लार्वा उसके अंदर चले गए और अब वहां घर बना लिया है। अगर इलाज नहीं किया तो खून की उल्टियां, थकान और मेंटल डिटीरियोरेशन से उसकी मौत हो सकती है। मौत का नाम सुनकर सिल्विया डर जाती है। वो चिल्लाती है, मैं मरना नहीं चाहती, मैंने अभी तक रोमांस भी नहीं किया, और वो प्रिंस की डील मान लेती है। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। सिल्विया सोचती है उसे कड़वी दवाई या प्लांट्स खाने पड़ेंगे। प्रिंस कहता है, नहीं, प्लांट्स नहीं, मेरा एक दोस्त है जो लैकर ट्रीज खाता है और लैकर डंग यानी गोबर निकालता है। प्रिंस उस लोबर की कॉफी बनाकर सिल्विया को पिलाना चाहता है। इसका नाम है उरुलैक कॉफी। सिल्विया का रिएक्शन वही था जो हम सबका होता, क्या बकवास है, मैं मिनोटॉर का गोबर क्यों पीऊंगी। प्रिंस जानता है ये डिस्गस्टिंग है, पर यही इलाज है। वो बताता है कि ये ऑर्डिनरी गोबर नहीं है, ये लैकर खाने वाले मिनोटॉर का है जो पैरासाइट्स को मार देगा। यहाँ पर हमें प्रिंस की एक और पावर दिखती है, वो सिल्विया के अंदर के ऑर्गन से बात कर सकता है। प्रिंस देखता है कि सिल्विया के ऑर्गन्स उसके लंग्स की तारीफ कर रहे हैं कि कैसे उसने इतने सारे पैरासाइट्स पाल लिए। यहाँ प्रिंस फनी कमेंट्री करता है कि लंग्स और पैरासाइट्स की दोस्ती हो गई है। प्रिंस फिर से माइक्रोस्कोप व्यू में जाता है और पैरासाइट्स से डांस करने की बात करता है ताकि पता लगा सके कि उन्हें क्या पसंद नहीं है, और उन्हें पता चलता है डिसलाइक इज उरुशियोल। प्रिंस जो एक दवा बना रहा है उसका मेन इंग्रेडिएंट है उरुशियोल, जो लैकर ट्री से मिलता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दवा से गोबर की बदबू आ रही है। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो बदबू नहीं आएगी। दवा तैयार होती है। प्रिंस इसका नाम रखता है उरुशियोल कॉफी। इसका टेस्ट और स्मेल इतना बुरा है कि प्रिंस का असिस्टेंट भी नाक बंद कर लेता है। सिल्विया हिम्मत करके वो दवा पी लेती है, लेकिन पीते ही उसकी हालत खराब हो जाती। लेकिन प्रिंस उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो पूरी दवा पी ले। बाद में उसे उल्टी आने लगती है और उसे लगता है कि प्रिंस ने उसे जहर दे दिया है। सिल्विया गुस्से में प्रिंस को मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन प्रिंस उसे रोकता है और कहता है, अपनी उल्टी को ध्यान से देखो। जब सिल्विया ध्यान से देखती है तो उसे वहां मरा हुआ कीड़े दिखता है। ये वही लंग फ्लूक था जो उसके अंदर था। प्रिंस समझाता है कि यह जहर नहीं बल्कि इलाज था। सिल्विया को एहसास होता है कि वो गलत थी और प्रिंस सच में उसका इलाज कर रहा था। प्रिंस उसे बताता है कि उसे ये दवा दिन में 2 बार पीनी होगी जब तक सारे पैरासाइट्स खत्म ना हो जाएं। जैसे ही इलाज सफल होता है, प्रिंस के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, पेशेंट सिल्विया की जान बचाई गई। सिस्टम कैलकुलेट करता है कि सिल्विया की लाइफ स्पैन 700 साल से ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि वो एक एल्फ है, लेकिन प्रिंस इंसान है, इसीलिए सिस्टम थोड़ा कैलकुलेट करके प्रिंस को रिवॉर्ड देता है। प्रिंस की लाइफ स्पैन 68 दिन बढ़ जाती है। प्रिंस खुश हो जाता है क्योंकि उसका मेन मकसद अपनी जिंदगी बढ़ाना ही है। सिल्विया भी पूरी तरह ठीक हो जाती है और खुश होती है कि अब उसे वो गंदी कॉफी नहीं पीनी पड़ेगी। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। सिल्विया जाने लगती है, लेकिन प्रिंस उसे रोक लेता है। प्रिंस कहता है, चलो अब मेडिकल बिल भरने का टाइम आ गया है। सिल्विया हैरान रह जाती है। उसे लगा था कि ये इलाज फ्री है क्योंकि बाकी लोगों का इलाज फ्री में हुआ था। प्रिंस शर्त दिखाता है। जिन लोगों ने इनटेक फॉर्म भरा था उनका इलाज फ्री था, लेकिन सिल्विया ने कोई फॉर्म नहीं भरा था, इसीलिए उसे पे करना पड़ेगा। प्रिंस उसके हाथ में 1 लाख मेगन्स का बिल थमा देता है। सिल्विया के पास तो 1 भी रुपया नहीं है, वो बिल्कुल कंगाल है। प्रिंस गुस्सा हो जाता है क्योंकि दवा बनाने में उसका बहुत खर्चा हुआ था। सिल्विया पूछती है, क्या बिना पैसों के कर्ज चुकाने का कोई तरीका है? तभी प्रिंस एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ, तुम अपने शरीर से ये कर्ज चुका सकती हो। यहाँ प्रिंस का मतलब फिजिकल लेबर या बॉडीगार्ड बनने से है, लेकिन बोलने का तरीका बड़ा कंफ्यूजिंग था। क्राउन प्रिंस ऑफिस में बैठा है और उसने सिंगल 1 नाइट में काफी सारा पैसा कमाया है, पर सिल्विया चिल्ला रही है, उसे धोखेबाज और फ्रॉड बोल रही है। तुम क्राउन प्रिंस नहीं, एक फ्रॉड हो। हमारा प्रिंस भी कम नहीं, वो मजे लेते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत कड़वे शब्द हैं। पार्टी में कुछ नोबल लड़कियां आपस में लड़ रही हैं कि सेकंड प्रिंस किसका होगा। तभी हमारा क्राउन प्रिंस एंट्री मारता है। डेमियन उसे उठा के ला रहा है और ये इतना बूढ़ा क्यों दिख रहा है। वो कहता है कि आज वो सबको एक कीमती मौका देने वाला है। सबको लगा वो कुछ बकवास करेगा, लेकिन वो चिल्लाता है, मैं लाया हूं वजन कम करने का रेवोल्यूशन। वो इंट्रोड्यूस करता है अपनी नई दवा द स्लिम। वो दावा करता है कि ये वेस्पेरोस क्वीन बी लिकर से बनी है और शरीर में जाते ही न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह फैट चर्बी को जला देती है। सबूत के तौर पर वो लेडी सिल्विया को पेश करता है, जो अब बिल्कुल स्लिम और फिट हो चुकी है। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन असली फनी मोमेंट तब आता है जब क्राउन प्रिंस धीरे से सिल्विया को याद दिलाता है, तुमने अभी भी मेरे पैसे नहीं दिए। सिल्विया का चेहरा देखने लायक होता है। लेडी सिल्विया को देखकर पार्टी में मौजूद लेडीज पागल हो जाते हैं। जो लोग अभी उसे गाली दे रहे थे अब वो चिल्ला रहे हैं, मुझे भी चाहिए, मैं पूरे पैसे दूंगी। क्राउन प्रिंस ने मौके का फायदा उठाया और इसे स्पेशल प्रीमियम पैकेज बताकर बेचना शुरू कर दिया।
वहां इतनी भीड़ हो गई कि लोग एक दूसरे को कुचलने लगे। यहां तक कि प्रिंस का सिस्टम भी इंप्रेस हो गया और बोला, तुम्हारी सेल्स स्किल्स देखकर तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स भी हैरान हैं, और उसे इनाम में 100 HP मिल गए। प्रेजेंट में क्राउन प्रिंस सिल्विया को बताता है कि ये दवा सच में काम करती है और उसने इसे सेकंड प्रिंस पर भी टेस्ट किया था, और हम क्वालिटी सर्टिफिकेट देते हैं, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन विद वार्निंग। तभी उसे खबर मिलती है कि एम्परर ने उसे बुलाया है। सिल्विया डर जाती है, लेकिन क्राउन प्रिंस बिल्कुल चिल है। वो कहता है, आज डांट खाना मेरे अगले प्लान के लिए बहुत जरूरी है। रेचियल एम्परर के सामने पहुंचता है। एम्परर बहुत गुस्से में है क्योंकि रेचियल ने शादी के सारे प्रपोजल रिजेक्ट कर दिए और भाई शाही बैंक्वेट में दवाइयां बेच रहा था। एम्परर चिल्लाते हैं, तुमने शादी को मजाक समझ रखा है क्या? यहां आता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रेचियल बिल्कुल सीरियस होकर बोलता है, योर मैजेस्टी, मैंने वही किया जो आप चाहते थे। रेचियल खुलासा करता है कि एम्परर ने उसे शादी की प्रपोजल तो दिए थे, लेकिन वो असल में चाहते ही नहीं थे कि प्रिंस की शादी हो। रेचियल समझाता है कि चूंकि उसकी हेल्थ खराब है और वो कभी भी मर सकता है, अगर उसकी शादी हुई और बच्चा हुआ तो एम्प्रेस के रिश्तेदार उस बच्चे को कठपुतली बनाकर राज करेंगे। इसलिए एम्परर ने जानबूझकर ऐसे हालात बनाए कि शादी ना हो। रेचियल ने बस उनके इस सीक्रेट प्लान को फॉलो किया। एम्परर ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, ये कमजोर बच्चा इतना समझदार कब हो गया। वो खुश होकर पूछते हैं, बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? रेचियल मौके का फायदा उठाता है और मांगता है रॉयल मेजेंटा मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऑनररी प्रोफेसर का टाइटल। उसे लगा एम्परर मान जाएंगे, लेकिन एम्परर का जवाब आता है एक सीधा और सपाट, नो, नहीं। और बेचारा प्रिंस शॉक्ड रह जाता है। क्यों नहीं? क्राउन प्रिंस बताता है, डिटैच्ड पैलेस क्लिनिक अब फेमस हो रहा है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे पास डॉक्टर का लाइसेंस नहीं है। इसका मतलब है कि टेक्निकली उसका क्लिनिक इल्लीगल है और वो नए डॉक्टर्स को हायर नहीं कर सकता। इस मुसीबत से बचने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो वो लाइसेंस अर्न करे या फिर ऑनरेरी प्रोफेसर का टाइटल हासिल करे, जिससे उसके पास सेम पावर आ जाएगी। लचियल एम्परर के पास जाता है और सीधा ऑनरेरी प्रोफेसर का टाइटल मांग लेता है, ताकि वो जल्दी से एक जनरल हॉस्पिटल बना सके और अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा सके। लेकिन एम्परर तो आखिर बाप है, उन्होंने साफ मना कर दिया। एम्परर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा और स्ट्रगल करो। वो लचियल को सीधा रास्ता देने के बजाय एक नई चुनौती देते हैं। एम्परर का हुक्म, तुम्हें ऑनररी टाइटल नहीं मिलेगा, इसके बजाय तुम मेडिकल यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएटिंग क्लास में ट्रांसफर लोगे और ग्रेजुएशन एग्जाम दोगे। लचियल का रिएक्शन देखने लायक था। जो काम एक बार में हो सकता था, अब उसके लिए महीनों लगेंगे, लेकिन हॉस्पिटल खोलने के लिए उसके पास कोई चॉइस नहीं है। लचियल पहुंचता है मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहां के डीन बेल्वर्डियर उसका स्वागत करते हैं, लेकिन माफी मांगते हैं क्योंकि वो एक पेशेंट के साथ बिजी थे। लचियल कहता है, एक डॉक्टर के लिए पेशेंट ही सबसे पहले आना चाहिए, जिससे डीन थोड़ा इंप्रेस होते हैं। क्लास में एंट्री होती है लचियल की। डीन इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का रिएक्शन बिल्कुल ठंडा है। तालियां भी ऐसे बज रही हैं जैसे जबरदस्ती बजवाई गई हों। एक स्टूडेंट कैलोडे सवाल उठाता है, क्या प्रिंस बिना क्लासेस अटेंड किए एग्जाम देंगे? डीन कहते हैं हाँ, लेकिन लचियल ऑफर करता है कि क्यों ना हम सब मिलकर ग्रेजुएट करें। पर स्टूडेंट्स मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं उनका उसूल है जिम्मेदारी से पहले काबिलियत, क्वालिफिकेशन बिफोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लचियल को उनका ये एटीट्यूड पसंद आता है। वो सोचता है, इन डॉक्टर्स में दम है, मैं इन्हें अपने हॉस्पिटल के लिए हायर करूंगा। अब बारी आती है एग्जाम की। टास्क है ग्रुप डायग्नोसिस। 6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनेगा और उन्हें मिलकर एक पेशेंट को ठीक करना है। ग्रुप्स लॉटरी सिस्टम से बनेंगे, अलग अलग रंग की बॉल्स पिक करके। सब स्टूडेंट्स दुआ कर रहे हैं कि गलती से भी प्रिंस लचियल के ग्रुप में ना आ जाएं। उन्हें लगता है लचियल को कुछ नहीं आता और वो उन्हें फेल करवा देगा। लचियल बॉल उठाता है और वो ग्रीन कलर की है। जिन स्टूडेंट्स के पास ग्रीन बॉल आई, उनके चेहरे उतर गए। उन्हें लग रहा है उनकी डिग्री खतरे में है। ग्रीन ग्रुप इकट्ठा होता है। पेशेंट का नाम है मिगुएल। बीमारी के सिम्टम सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिगुएल के पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, पैराप्लीजिया। इससे पहले उसको एंटेराइटिस, आंत की सूजन और डायरिया हुआ था। फिर पैरों की उंगलियों में झंझनाहट, टिंगलिंग हुई और सुनपन ऊपर की तरफ बढ़ता गया। अब उसके दोनों पैर पूरी तरह बेकार हो चुके हैं। डीन कहते हैं, इसका फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, कॉज ढूंढो और इलाज करो। स्टूडेंट्स टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि ये केस बहुत मुश्किल लग रहा है। तभी एक स्टूडेंट लचियल के पास आता है और कहता है, प्रिंस प्लीज एग्जाम पास करने के लिए अपनी अथॉरिटी का यूज मत करना। वो कहता है कि डीन खुद इस बीमारी का पता नहीं लगा पाए तो अगर हम फेल भी हुए तो चलेगा, लेकिन हम चीटिंग नहीं करेंगे। लचियल मुस्कुराता है। वो सोचता है ये स्टूडेंट्स वाकई में ईमानदार हैं। लचियल उस स्टूडेंट से कहता है, मैं पावर यूज नहीं करूंगा, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए अगर मुझे बीमारी का कारण पहले से पता हो? सब शॉर्ट हो जाते हैं। लचियल कहता है, जैसे ही मैंने डीन की एक्सप्लेनेशन सुनी, मुझे समझ आ गया कि पैरालिसिस कहां से आया है। लचियल को बीमारी का पता चल चुका है, लेकिन वो फ्री में नहीं बताएगा। क्राउन प्रिंस मेडिकल स्टूडेंट से कहते हैं कि वो उन्हें फ्री में कुछ नहीं बताएंगे। वो उनके सामने एक शर्त रखते हैं, अगर प्रिंस बीमारी का कारण ढूंढ लेते हैं और इलाज कर देते हैं तो सारा क्रेडिट उन्हें मिलेगा, लेकिन अगर वो फेल हुए तो स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन 1 साल और लटक जाएगी।
स्टूडेंट्स को गुस्सा आता है, लेकिन उनके लिए अपनी ग्रेजुएशन से ज्यादा मरीज मिगवेल की रिकवरी मायने रखती है। इसीलिए वो प्रिंस की शर्त मान लेते हैं और उन्हें मरीज को दोबारा चेक करने की इजाजत दे देते हैं। प्रिंस मरीज मिगवेल के पास जाते हैं। वो एक असली डॉक्टर की तरह शांत रहते हैं ताकि मरीज घबराए नहीं। प्रिंस सीधे सीधे पूछते हैं, क्या पैरालिसिस से पहले तुम्हें डायरिया या पेट में इन्फेक्शन हुआ था? मिगवेल हाँ कहता है। इसके बाद उसके पैरों की उंगलियों में झंझनाहट शुरू हुई और फिर लकवा ऊपर चढ़ने लगा। प्रिंस उसकी कलाई पकड़ते हैं और अपनी पल्स रीडिंग स्किल का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम विंडो खुलती है और बीमारी कंफर्म हो जाती है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। जांच पूरी करने के बाद प्रिंस बाहर आते हैं और बम फोड़ते हैं। वो बताते हैं कि मरीज को गिलियन बारे सिंड्रोम या GBS है। स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। प्रिंस समझाते हैं कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। आसान भाषा में कहें तो हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और हमारे नर्वस सिस्टम पर ही हमला कर देता है। प्रिंस बताते हैं कि ऐसा वायरल इन्फेक्शन, फ्लू या कभी-कभी वैक्सीन के बाद भी हो सकता है। इम्यून सेल्स नसों के ऊपर की परत यानी माइलिन शीट को दुश्मन समझकर नष्ट करने लगते हैं, जिससे पैरालिसिस हो जाता है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि प्रिंस को ये सब कैसे पता, जबकि इस बीमारी का कारण अभी तक किसी को ठीक से नहीं पता। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? प्रिंस बड़ी चालाकी से झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ये सब इंपीरियल आर्काइव्स में पढ़ा है, जहाँ एक प्राचीन और अब लुप्त हो चुकी सभ्यता का मेडिकल ज्ञान रखा हुआ है। बेचारे स्टूडेंट्स का तो वहां जाना भी मना है, तो वो इसे वेरीफाई भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। प्रिंस को पता चलता है कि मरीज की सांसें उखड़ने वाली हैं। वो बताते हैं कि ये पैरालिसिस अब मरीज के डायाफ्राम तक पहुंच रहा है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होगी, यानी रेस्पिरेटरी फेलियर। प्रिंस तुरंत हुक्म देते हैं, पेशेंट के पास जाओ। स्टूडेंट्स को पहले समझ नहीं आता, लेकिन प्रिंस की गंभीरता देखकर वो तुरंत पेशेंट को देखने भागते हैं। जैसे ही सब चले जाते हैं, प्रिंस पूरे रूम अच्छे से चेक करता है, कोई छुपा तो नहीं है, और वो अपने पेट्स को बाहर बुलाता है, लेकिन उन्हें कोई देख रहा है। खिड़की के बाहर मजेंटा इंपीरियल स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो का एजेंट नंबर 3 छिपा हुआ है। वो देखता है कि प्रिंस हवा में बड़बड़ा रहे हैं। उसे लगता है कि प्रिंस भूतों से बात कर रहे हैं। तभी जोर से लाइट होती और एक नया मिथिक स्पीशीज उनके साथ है। बेचारा जासूस भी कंफ्यूज है कि ये प्रिंस आखिर है क्या चीज। प्रिंस को एक नया मिथिक स्पीशीज मिला, एक छोटा सा हाथी। लेकिन ये कोई आम जानवर नहीं है, ये एक चलता फिरता हॉस्पिटल इक्विपमेंट है। प्रिंस ने राउंड 3 का ड्रॉ किया था, जिसमें उसके 2700 HP चले गए थे। प्रिंस चेक करना चाहता है कि ये एक्चुअली करता क्या है। अचानक प्रिंस की नाक से खून आने लगता है। कोमोंग तुरंत एक्शन में आता है। बिना नाक को छुए वो दूर से ही सारा खून वैक्यूम क्लीनर की तरह खींच लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, खून साफ करने के बाद कोमोंग प्रिंस की नाक में ताजी हवा ब्लो करता है। प्रिंस को ऐसा फील होता है जैसे वो किसी घने जंगल में खड़ा हो। उसके लंग्स खुशी के मारे सांबा डांस करने लगते हैं और प्रिंस को +100 HP मिलता है। प्रिंस समझ जाता है कि ये सिर्फ एक हाथी नहीं है, ये सक्शन और वेंटिलेटर का कॉम्बो है, वो भी वाईफाई के साथ। प्रिंस तुरंत उसका मैनुअल चेक करता है। कोमोंग मोड पैसिव, ये पेशेंट की सांसों को मॉनिटर करता है। हार्टी सक्शन, ये दूर से ही एयरवे में फंसे हुए कचरे या खून को खींच लेता है। फ्रेश ब्रेथ, ये पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑटोमेटिक मोड, सबसे बड़ी बात, ये पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अपने आप वेंटिलेटर की स्पीड सेट कर लेता है। प्रिंस खुश हो जाता है क्योंकि ये सच में एक जैकपॉट था। अब सीन शिफ्ट होता है पेशेंट मिगेल की तरफ। वहां कैलॉड, दूसरा स्टूडेंट, बैठा है और सोच रहा है कि प्रिंस ने जो कहा था कि मिगेल को रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, क्या वो सच है? मिगेल उठता है और कहता है वो ठीक है, लेकिन प्रिंस को पता था कि ये तूफान से पहले की शांति है। और वही हुआ जिसका डर था। अचानक मिगेल की सांसें फूलने लगती हैं। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। ये एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर था। कैलॉड बुरी तरह घबरा जाता है। वो बेसिक चीजें ट्राई करता है, जैसे बॉडी को 45 डिग्री पर उठाना और एयरवे चेक करना, पर कुछ काम नहीं कर रहा। कैलॉड सोचता है कि क्या कोई हर्बल दवा दें या डीन को बुलाएं। वो पूरी तरह पैनिक कर जाता है और चिल्लाने लगता है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। प्रिंस दरवाजा खोलता है और कैलॉड को डांटता है कि पेशेंट के सामने ऐसे चिल्लाना बंद करो। प्रिंस तुरंत समझ जाता है कि मिगेल की हालत क्रिटिकल है। प्रिंस तुरंत अपने नए साथी को ऑर्डर देता है, कोमोंग मोड ऑन। कोमोंग अपनी सूंड उठाता है और वायरलेसली मिगेल को वेंटिलेटर सपोर्ट देना शुरू कर देता है। देखते ही देखते मिगेल की सांसें स्टेबल हो जाती हैं। ये देखकर कैलॉड हैरान रह जाता है। उसे रियलाइज होता है कि प्रिंस कोई फ्रॉड नहीं है। प्रिंस ने पहले ही बीमारी प्रिडिक्ट कर ली थी और शांति से सिचुएशन संभाल ली। कैलॉड को अपनी यूजलेसनेस पर शर्म आती है। जब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है, कैलॉड प्रिंस से पूछता है कि आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा। प्रिंस कहता है कि वो नर्व बाईपास एक्यूपंक्चर का यूज करेगा, लेकिन ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले प्रिंस को ब्रेक चाहिए। वो बहुत थक चुका है। वो कैलॉड को ड्यूटी देता है और खुद थोड़ा रेस्ट करने जाता है। प्रिंस अपनी थकान मिटाने के लिए अपने पुराने साथी गोसम यानी हेजहॉग के पास जाता है ताकि एक कांटा लेकर खुद को एक्यूपंक्चर दे सके। प्रिंस गलती से एक काला कांटा यानी ब्लैक थॉर्न निकाल लेता है और खुद को चुभाता है। जैसे ही वो नीडल लगाता है, बूम, प्रिंस को अचानक भयंकर जलन महसूस होती है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसने के फ्लेवर थॉर्न यूज किया है, यानी कोरियन फ्लेवर, जो सुपर स्पाइसी और तेज होता है। सिस्टम कहता है कि नरक जैसी दर्द झेलने के बाद अब के फ्लेवर का असली असर शुरू होगा। प्रिंस का मेटाबॉलिज्म 82 मोड में चला गया है। दोस्तों, 82 का मतलब कोरियन में होता है जल्दी जल्दी, यानी प्रिंस की बॉडी पार्ट्स अब सुपर ह्यूमन स्पीड में काम कर रहा है।
प्रिंस की स्पीड इतनी तेज है कि उसके अंदर की ऑर्गन्स यानी बॉडी पार्ट्स भी कंफ्यूज हो गए हैं। उसका दिल यानी हार्ट कह रहा है, भाई ये हम कहां भाग रहे हैं, लेकिन प्रिंस रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो इतने जोश में है कि उसे सालों बाद इतना मजा आ रहा है। प्रिंस को ऐसा फील हो रहा है जैसे उसने 100 कैफीन ड्रिंक्स एक साथ पी ली हों। सब कुछ स्लो मोशन में दिख रहा है, लेकिन जैसे ही 8282 मोड खत्म होता है, प्रिंस की हालत खराब। वो हांफने लगता है। उसके ऑर्गन्स भी रिलीफ फील करते हैं कि चलो जान बची। लेकिन तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और यहां होता है असली मैजिक। सिस्टम कहता है कि क्योंकि प्रिंस ने अपने नर्व्स और मेटाबॉलिज्म को इतना तेज किया, उसके एक्यूपंक्चर एक्सपीरियंस ने लिमिट क्रॉस कर दी है। मतलब जो काम करने में सालों लगते, वो उसने कुछ मिनट्स में एक्सपीरियंस कर लिया। इसका रिवॉर्ड प्रिंस का एक्यूपंक्चर स्किल लेवल 3 पर पहुंच गया और साथ ही अनलॉक हुआ एक नया ओपी फीचर, सिमुलेशन मोड। इस मोड में प्रिंस अपने दिमाग के अंदर किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट पहले ही ट्राई कर सकता है, बिना रियल लाइफ में रिस्क लिए। प्रिंस तुरंत इसका यूज करता है अपने पेशेंट मिगेल के लिए। वो मिगेल का डेटा सिस्टम में लोड करता है और सिमुलेशन शुरू करता है। लेकिन ये आसान नहीं था। प्रिंस बार बार फेल होता है, कभी ट्रीटमेंट गलत, कभी स्पीड कम। स्क्रीन पर बस यू फेल्ड लिखा आ रहा था। पर हमारा एमसी हार मानने वालों में से नहीं है। वो रात भर लगा रहता है। हजारों बार फेल होने के बाद फाइनली सुबह होने से पहले वो तरीका ढूंढ ही लेता है जिससे मिगेल का गिलियन बारे सिंड्रोम पूरी तरह ठीक हो सके। अगली सुबह जब प्रिंस रूम से बाहर आता है तो उसकी हालत देखने लायक होती है। आंखों के नीचे गड्ढे और पूरे शरीर पर सुई यानी नीडल के निशान, क्योंकि सिमुलेशन में बने रहने के लिए वो खुद को बार बार दर्द दे रहा था ताकि नींद ना आए। ये डेडिकेशन देख रहे हो दोस्तों? कैलॉट प्रिंस को लेकर मिगेल के रूम में पहुंचता है। वो साफ कह देता है, अब मैं फोकस करूंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ट्रीटमेंट शुरू होता है। प्रिंस अपनी नई सिमुलेशन वाली टेक्निक यूज कर रहा है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ। लेकिन तभी वहां मेडिकल डीन आ जाता है। डीन ये देखकर दंग रह जाता है कि प्रिंस पेशेंट को कांटे यानी थॉर्न्स चुभा रहा है। डीन चिल्लाता है, ये क्या कर रहे हो? प्रिंस का फोकस टूटने ही वाला होता है, लेकिन कैलॉट और बाकी स्टूडेंट तुरंत डीन का मुंह बंद कर देते हैं और उसे पकड़ कर रखते हैं। सीन बहुत इंटेंस है दोस्तों। प्रिंस कहता है, शांत रहो, ट्रीटमेंट चल रहा है। डीन को लगता है ये सब बकवास है, लेकिन तभी मिगेल के पैर की उंगली हिलती है। डेड नर्व्स में वापस जान आ गई है। डीन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रिंस का फॉर्मूला काम कर रहा है। केलो रिवील करते हैं कि प्रिंस ने पूरी रात जागकर इस ट्रीटमेंट का प्लान बनाया था। वो प्रिंस की हालत देखते हैं। वो इतने थके हुए लग रहे हैं जैसे कभी भी गिर पड़ेंगे। एक डॉक्टर तो मजाक में ये भी बोल देता है कि प्रिंस अभी किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं लग रहे हैं। प्रिंस ये सुन लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, मैं सब सुन सकता हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं प्रोसीजर में बिजी हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। आखिरकार प्रिंस अनाउंस करते हैं, इट्स डन, प्रोसीजर सफल रहा। प्रिंस सबको दिखाते हैं कि पेशेंट की नर्व अब रिएक्ट कर रही है और उसमें मूवमेंट वापस आ गई है। जब डॉक्टर्स पूछते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया, तो प्रिंस एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने इन्फ्लेमेशन से डैमेज नर्व को रिप्लेस करने के लिए एक बाईपास रूट ढूंढकर खोला है। ये सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि ये मेडिकल साइंस में लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है। प्रिंस बताते हैं कि अगले 2-3 हफ्तों की नीडलिंग थेरेपी के बाद पेशेंट धीरे धीरे चलने लायक हो जाएगा। प्रिंस के सामने फेमिलियर सिस्टम विंडो खुलती है। इस सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट मिगेल की लाइफ 31 इयर्स बढ़ गई है और बदले में प्रिंस को रिवॉर्ड मिलता है, पूरे 6 दिन की एक्स्ट्रा लाइफ स्पैन। साथ ही उनका एक्यूपंक्चर स्किल लेवल भी बढ़कर लेवल 6 हो जाता है और उन्हें 800 HP का बोनस मिलता है। प्रिंस खुश होते हैं, लेकिन अब बारी थी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एग्जाम पास किया था। प्रिंस उनसे पूछते हैं, तुम लोग मेरी वजह से ग्रेजुएट हुए हो, तो बदले में क्या दोगे? डर के मारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वो कुछ भी करेंगे। इस पर प्रिंस मुस्कुराते हुए अनाउंस करते हैं, तुम सबको सेकेंडरी पैलेस क्लिनिक में हायर किया जाता है। बेचारे स्टूडेंट्स की तो जैसे जान ही निकल गई थी। सीन शिफ्ट होता है एनेक्स की तरफ, जहां डेमियन अपने छोटे से पेट कुक्कू के साथ अकेला गार्डन में बैठा है। वो उदास है क्योंकि प्रिंस बाकी सबको अपने साथ लेकर गए हैं, लेकिन डेमियन को वापस भेज दिया। उसे याद आता है कि प्रिंस ने उसे वार्निंग दी थी, दोबारा माना रिवर्सल प्रैक्टिस मत करना। लेकिन डेमियन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो सोचता है कि एम्बोए से आने के बाद से उसे सिर्फ आसान काम दिए जा रहे हैं। उसे माना रिवर्सल यूज करते वक्त जो थ्रिल महसूस होता था, जैसे नसें फट जाएंगी और वो कुछ और बन जाएगा, वो फीलिंग उसे वापस चाहिए। डेमियन अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी गेट पर दस्तक होती है। क्राउन प्रिंस आ गया है और साथ में डॉक्टर स्टूडेंट्स भी आए हैं। लेकिन दोस्तों, उनके बीच एक सस्पिशियस बंदा आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और एनिमे दरबार को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगला पार्ट मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।